बिलासपुर गांव में रामदास अपनी बेटी रानी के साथ रहा करता था। उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी। वे लोग बहुत ही ज्यादा गरीब थे। रामदास जंगल से लकड़ी काटकर उसे बाजार में बेचकर बस जैसे तैसे अपना गुजारा किया करता था। एक दिन उनके घर जमींदार भूपा सिंह आता है। अरे ओ रामदास, बाहर निकल। मैंने जो तुझे कर्ज दिया था वो तूने अभी तक नहीं लौटाए हैं। आज के आज मुझे मेरे पैसे चाहिए, नहीं तो मैं तुम सबको धक्के मार के इस घर से बाहर कर दूंगा। दया कीजिए जमींदार साहब, कल ही मेरा बेटा मोहन शहर से वापस आएगा। उसके आते ही मैं सबसे पहले आपके पास भेज दूंगा और सबसे पहले वो आपके ही पैसे लौटा देगा। बस हमें 2 दिन का और समय दे दीजिए। आपने इतने साल तक इंतजार किया है, बस और 2 दिन का इंतजार कर लीजिए सरकार। आज मैं तुम्हारा कोई बहाना नहीं सुनूंगा। बस करो, अब तुम्हारा बहुत बहाना हो गया है। तुम्हारा हर बार का बस यही बहाना है। इतने साल हो गए हैं फिर भी तुम्हारा बेटा नहीं आया है, तो कल क्या ही आएगा। मुझे मेरा पैसा आज के आज ही चाहिए, नहीं तो ये घर खाली करो। सरकार, मुझ गरीब पर रहम कीजिए। मुझे बस 2 दिन का और समय दे दीजिए। अगर 2 दिनों में मैंने आपका पैसा नहीं दिया तो हम खुद ही ये घर खाली कर देंगे। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें 2 दिनों का समय देता हूँ। अगर 2 दिन में मुझे पैसा नहीं मिला तो मैं तुम्हें इस घर से बाहर फेंकवा दूंगा। ऐसा कहकर जमींदार वहाँ से चला जाता है। जमींदार की वहाँ से जाते ही रानी अपने पिता से कहती है, पिताजी, कल तक भैया आ जाएंगे ना? अगर भैया नहीं आए तो हम क्या करेंगे? आपने देखा ना वो जमींदार कितने गुस्से में था। अगर हमने 2 दिन में पैसा नहीं दिया तो वो हमें घर से निकाल देंगे। तुम चिंता मत करो रानी, मोहन पैसा लेकर आता ही होगा। उसने पैसों का इंतजाम कर लिया है। उसके आते ही मैं सारा पैसा लौटा दूंगा, फिर कोई चिंता करने की जरूरत ही नहीं होगी। देखते ही देखते 2 दिन गुजर गए पर मोहन नहीं आया। पिताजी, भैया तो आज भी नहीं आए। आज तो जमींदार को पैसे भी देने हैं। अब हम क्या करेंगे पिताजी? जमींदार तो हमें हमारे ही घर से बाहर निकाल देगा। रानी, तुम सब्र से काम लो, सब ठीक होगा। इतने में रामदास के घर एक आदमी आता है। रामदास काका, ओ रामदास काका, घर पर हो क्या? जल्दी से बाहर आओ। रामदास जल्दी से बाहर आया। काका, खबर आई है कि शहर के कारखाने में बहुत बड़ी आग लग गई है। वहाँ काम करने वाले लोग पूरी तरह से जल गए हैं और वहाँ जो भी लोग काम करते थे वो कोई भी जिंदा नहीं बचा है। आपका बेटा मोहन भी उसी आग की चपेट में आ गया है और उसकी भी मृत्यु हो गई है काका। सुनते ही रामदास के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट गया। पिताजी, अब हम क्या करेंगे? हमने किसी का क्या बुरा किया था जो हमारे साथ इतना बुरा हुआ? ईश्वर की मर्जी के आगे हम कुछ कर भी क्या सकते हैं। अब जो हमारी किस्मत में लिखा होगा वही होगा। कुछ दिनों के बाद उसी गांव में एक आदमी सूटकेस लेकर आता है। अरे भाई साहब, सुनो जरा सुनो, आप बता सकते हैं ये रामदास का घर किधर है? क्यों भाई, तुम कौन हो? तुम्हें क्या काम है रामदास से? तुम इस गांव के तो नहीं लगते हो। शायद आपको पता होगा, रामदास के बेटे की शहर में आग लगने से मौत हो गई है और वो बेचारा तो अगले दिन ही गांव आने वाला था, मगर ये घटना हो गया। इतने सालों से वो बहुत मेहनत करके इतने धन इकट्ठा किया था। ये सब लेकर ही वो घर आने वाला था,
मगर उससे पहले ही ये सब हो गया। कारखाने के मालिक ने वही रकम मुझे मोहन के पिताजी को देने को कहा है। मैं बस वही देने आया हूँ। इतना सुनते ही भोपा सिंह के अंदर लालच भर गया। क्यों ना मैं बोल दूं कि मैं ही रामदास हूँ और उनके पैसे मैं ले लूं। वैसे भी मैं तो उनसे पैसे पाता ही हूँ और कौन सा वो मेरा पैसा लौटाने लगा। मैं इसी से पैसा ले लेता हूँ, जिससे मेरा कर्ज का पैसा भी पूरा हो जाएगा और मेरा काम भी हो जाएगा, जिसके लिए मुझे इसको यहीं से भगाना पड़ेगा ताकि ये रामदास से मिल ना सके। अरे भाई, मैं ही रामदास हूँ। मेरा ही बेटा उस दिन कारखाने में मर गया था। अच्छा हुआ भाई साहब, आप मुझे यहीं पर मिल गए, नहीं तो पता नहीं मैं कहाँ कहाँ आपको ढूंढता। इतना कहकर वो आदमी भोपा सिंह को पैसों से भरा सूटकेस देकर वहां से चला गया। उसके जाने के बाद जमींदार भी पैसों वाला सूटकेस लिए घर चला गया। घर जाने के बाद वो सूटकेस खोल के देखा तो उसमें बहुत सारा धन दिखा, जिसको देखकर जमींदार बहुत खुश हुआ। रानी बेटी, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि अब हम क्या करेंगे। एक मोहन का ही तो भरोसा था कि वो पैसे लेकर आएगा और हमारी सारी मुसीबत खत्म हो जाएगी। ईश्वर ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? हमने किसी का क्या बुरा किया था जो हमारे साथ इतना बुरा हुआ? आप चिंता मत करो पिताजी, ईश्वर एक रास्ता बंद करता है तो दूसरा भी वही खोलता है। हमारे साथ भी सब ठीक होगा। अब से मैं भी आपकी मदद किया करूंगी पैसे जमा करने में। हम कुछ न कुछ इंतजाम कर लेंगे, बस आप चिंता मत करिए, नहीं तो आपकी तबीयत और ज्यादा खराब हो जाएगी। और ऐसे ही रामदास रोज जंगल जाकर लकड़ी काटकर उसे बाजार में बेचता और रानी घर घर जाकर खाना बनाने और बर्तन धोने का काम करती। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन रानी जमींदार की बेटी प्रिया से मिलने जाती हैं, जो उसकी सहेली होती है। दोनों एक बाग में बात कर ही रहे थे कि वहां जमींदार के दोस्त का बेटा राकेश जमींदार के घर आता है। बाग में राकेश को रानी दिखाई देता है और उसे देखते ही राकेश को रानी बहुत पसंद आ जाता है। फिर वो जमींदार के घर को चला जाता है। नमस्ते भूपा काका, मैं राकेश हूँ, आपके दोस्त का बेटा। मुझे पहचाना क्या? अरे आओ आओ राकेश बेटा, कैसे हो? एक बार बहुत पहले देखा था, तब तुम बहुत छोटे थे, अब तो बहुत बड़े हो गए हो। बताओ राकेश बेटा, यहाँ कैसे आना हुआ? काका, पिताजी ने मुझे यहाँ एक जमीन के काम के सिलसिले में भेजा है। उन्होंने कोई जमीन खरीदा है, मैं वही देखने आया हूँ। इस मामले में आपसे भी थोड़ा राय लेना था, इसलिए आपके पास चला आया। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया बेटा। और अब तुमने अपने पिता का कारोबार देखना भी शुरू कर दिया? हाँ काका, अब मैं कारोबार संभाल लेता हूँ। पिताजी की अब उम्र हो गई है, इसलिए वो ज्यादा काम नहीं कर पाते हैं, तो उनका सारा कारोबार मैंने ही संभाल लिया है। ये तो बहुत अच्छी बात है, इतने से उम्र में सारा काम संभाल लिया तुमने। काका, जब मैं आपके घर आ रहा था तो आपके बाग में मैंने एक लड़की को देखा। क्या आप बता सकते हैं वो लड़की कौन है? लड़की? तुम किस लड़की की बात कर रहे हो? अभी जब मैं यहाँ आ रहा था तो बाग में मैंने दो लड़कियों को देखा। क्या आप बता सकते हैं कि वो लड़कियां कौन है? रुको बेटा राकेश, मैं अभी देख कर आता हूँ तुम किस लड़की की बात कर रहे हो। जमींदार बाहर बाग में जाकर देखता है तो वहाँ प्रिया खड़ी थी। रानी वहाँ से पहले ही जा चुकी थी। जमींदार वापस से घर के अंदर चला गया। अरे बेटा, तुम जिस लड़की की बात कर रहे हो वो तो मेरी ही बेटी प्रिया है। अच्छा ठीक है काका, छोड़िए, जाने दीजिए। आप बताइए आप कैसे हैं? राकेश बात को टालते हुए कहता है, लेकिन जमींदार को शक हो जाता है और वो मन ही मन बहुत खुश होने लगता है। लगता है राकेश बाबू को मेरी प्रिया पसंद आ गई है।
ऐसा है तो मेरी बेटी बहुत अमीर खानदान में जाएगी। ऐसा रिश्ता तो मुझे ढूंढने से भी नहीं मिलता। मेरी बेटी तो उस घर में राज करेगी, राज। अच्छा ठीक है काका, अब मैं चलता हूँ। अरे बेटा, इतने जल्दी क्यों जा रहे हो? आए हो तो 1-2 दिन गांव में रह लो। गांव की हवा कैसी है देखो रह कर। अरे नहीं नहीं काका, अगली बार आऊंगा तो रुकूंगा, अभी बहुत काम बाकी है। इतना कह के राकेश वहां से चला जाता है। राकेश अपने घर जाकर अपने पिताजी से कहता है, पिताजी, मैंने गांव में एक लड़की देखी है जो मुझे बहुत पसंद है। पिताजी, मैं चाहता हूँ कि आप उससे बात करिए। राकेश, बेटा तुम किस लड़की की बात कर रहे हो और मैं किससे बात करूंगा? पिताजी, आपने जो मुझे अपने दोस्त के पास भेजा था वो उनकी ही बेटी है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। वो तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, वो कभी मना नहीं करेगा। मैं कल ही जाकर उससे तुम्हारी शादी की बात करता हूँ। अगली सुबह होने पर राकेश और उसके पिताजी जमींदार के घर जाते हैं। अपने दोस्त को देखकर भोपा सिंह सब समझ जाता है और वो बहुत खुश होता है। आओ आओ धनी सेठ, तुम्हें यहाँ देखकर बहुत खुशी हो रही है। तुम तो बहुत बड़े सेठ बन गए हो। याद है हम दोनों ने एक साथ कारोबार शुरू किया था। मैं तो यहीं हूँ और तुम बहुत आगे बढ़ गए। अरे भाई भोपा, यहाँ मैं अपने बेटे की वजह से आया हूँ। उसे तुम्हारी बेटी बहुत पसंद आ गई है। उसी की शादी की बात करने आया हूँ मैं। राकेश तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहता है, उसी की बात करने के लिए आया हूँ। ये सुनकर भोपा सिंह मन ही मन फूले नहीं समा रहा था। ये तो बहुत अच्छी बात है। ये बोलकर तो तुमने मेरा दिल ही खुश कर दिया। हमारे इतने सालों की दोस्ती अब रिश्तेदारी में बदलेगी। इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है। ठीक है भोपा, चलो अपनी बेटी को बुलाओ। अब तो काफी बड़ी हो गई होगी। पिछली बार देखा था तो बहुत छोटी थी। भोपा सिंह अपनी बेटी प्रिया को बुलाता है। प्रिया को देखकर राकेश सोच में पड़ जाता है और वो चौंक कर कहता है, नहीं काका, ये वो लड़की नहीं है जो मैंने उस दिन बाग में देखा था। ये क्या कह रहे हो बेटा तुम? ये वही लड़की है। अच्छे से याद करो, कहीं तुम भूल तो नहीं गए हो? उस दिन मैं बाहर जाकर भी तो देखा था, वहाँ पर मेरी ही बेटी थी। नहीं काका, ये वो लड़की नहीं है। उसका रंग थोड़ा साफ था और वो उस दिन नीले रंग का सूट पहनी थी। राकेश बाबू कहीं फटीचर की बेटी रानी के बारे में तो बात नहीं कर रहे हैं? उस दिन वो ही कुछ देर पहले आई थी प्रिया से मिलने। अरे नहीं नहीं, अगर ऐसा हुआ तो ये तो सच में बहुत बुरी बात है। मुझे कुछ करना पड़ेगा। रामदास को वहाँ से भगाना पड़ेगा, कहीं राकेश बाबू फिर से उस रानी को तो ना देख ले। अरे राकेश बाबू, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए जरूर पता लगाता हूँ कि वो लड़की कौन है। राकेश, ये तुम क्या कह रहे हो? वो लड़की कोई और है? तुम किस लड़की की बात कर रहे हो? तुम मुझे यहाँ भोपा की ही लड़की को दिखाने लाए थे ना? मैं अपने दोस्त से ही रिश्ता जोड़ूंगा और मुझे प्रिया बहुत पसंद है। आखिर क्या कमी है प्रिया में? नहीं पिताजी, मुझे तो उसी लड़की से शादी करना है जिसको मैंने उस दिन बाग में देखा था। अब चलिए यहाँ से। अच्छा ठीक है भोपा, अब हम चलते हैं। हमें माफ कर दो, हमारी वजह से तुम्हें बहुत परेशानी हुई है। अरे नहीं नहीं धनी सेठ, इसमें परेशानी कैसी? मैं कोशिश करूंगा कि उस लड़की को जल्दी से जल्दी ढूंढ सकूं जिसको राकेश बाबू ने देखा था। इतना कहकर धनी सेठ राकेश के साथ अपने घर को चला जाता है। घर पहुंचकर धनी सेठ अपने बेटे से कहता है, अरे राकेश, तुम इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हो? मेरे दोस्त भोपा को कितना बुरा लगा होगा। लेकिन पिताजी, मैंने जिस लड़की को देखा था वो भोपा काका की बेटी नहीं थी, वो कोई और लड़की थी और मैं ऐसे ही किसी भी लड़की से शादी नहीं कर सकता हूँ। मुझे तो उसी लड़की से शादी करनी है जिसको मैंने उस दिन बाग में देखा था।
बात उस लड़की की नहीं है। तुमने मेरे दोस्त का अपमान किया है। तुम्हें प्रिया से अच्छी लड़की नहीं मिल सकती है। और तुम जिस लड़की की बात कर रहे हो उसका कोई अता पता भी है कि नहीं? पिताजी, मैं प्रिया को पसंद नहीं करता हूँ। मैं उससे शादी नहीं कर सकता। ठीक है, तुम जिस लड़की का बात कर रहे हो, अगर तुमने उसे 7 दिन में ढूंढ लिया तो मैं उसी से तुम्हारी शादी कराऊंगा। लेकिन अगर 7 दिन में वो लड़की नहीं मिली तो तुम्हें मेरे दोस्त भोपा की बेटी से ही शादी करनी होगी। ठीक है पिताजी, मुझे आपकी बात मंजूर है। इस पूरे गांव में धनी सेठ के बेटे को उस भिखारी की ही बेटी पसंद आनी थी। मैं उसकी शादी रानी से कभी नहीं होने दूंगा। मेरी प्रिया की जगह उस रानी को कभी नहीं लेने दूंगा। इससे पहले कि राकेश बाबू इस गांव में दोबारा से आए, मुझे रामदास को यहाँ से भगाना होगा। फिर उन्हें मजबूरन मेरी बेटी से ही शादी करनी पड़ेगी। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया। रामदास को तो पता ही नहीं है कि उसके बेटे ने जो पैसे जमा किए थे वो मुझे मिल गए। पैसे तो मुझे मिल गए, मगर ये बात रामदास को कहाँ पता है। इसका मैं फायदा उठाऊंगा। कल ही मैं जाकर उनको गांव से निकाल दूंगा और उनका घर हड़प लूंगा। इससे गांव के लोगों को भी कोई शक नहीं होगा। अगले दिन ही भोपा सिंह रामदास के घर चला जाता है और उससे चिल्लाकर कहता है, रामदास, अरे ओ रामदास, तुम तो बड़ी बेशरम आदमी हो। मेरी अच्छाई का इतना फायदा उठा रहे हो। तुम्हारे बेटे की मौत की खबर सुनकर मैं पैसा लेने नहीं आया, मगर इतने दिन हो गए तुमने खुद से भी पैसा देने का सोचा तक नहीं। आज मैं कुछ भी सुनना नहीं चाहता। लाओ मेरे पैसे दो, नहीं तो अभी के अभी ये घर खाली करो। मालिक, मुझ गरीब पर रहम करिए मालिक। ऐसा मत कीजिए। मुझे कुछ दिनों का और मोहलत दे दीजिए मालिक। देखो रामदास, मुझे बस मेरे पैसे चाहिए। अगर पैसे दे रहे हो तो ठीक है, वरना ये घर खाली करो। हम गरीब पर दया करिए सरकार। ये घर नहीं रहेगा तो हम कहाँ जाएंगे? हम तो सड़क पर आ जाएंगे। मुझे ये सब कुछ नहीं सुनना है। मैंने जितने ढील दे रखी है तुम लोग उतना ही सर पर चढ़ते जा रहे हो। तुम खुद से निकलते हो तो ठीक है, वरना मैं अपने आदमी से कहकर तुम लोगों को धक्के मारकर निकलवा दूंगा। इतना कहकर भोपा सिंह वहां से चला जाता है। पिताजी, अब हम खुद को झूठी तसल्ली नहीं दे सकते हैं। लकड़ी को बेचने और दूसरे के घर में काम करके हम जमींदार का कर्ज नहीं चुका सकते हैं। आपने देखा ना, वो कितने गुस्से में था। हमें ये घर छोड़ के अब जाना ही होगा। इसके बाद रानी अपने पिताजी को लेकर वहां से चली जाती है। चलते चलते रानी अपने पिता के साथ जंगल में एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहने लगते हैं। चिंता के कारण रामदास की तबीयत अब खराब होने लगी थी। अब रानी जंगल से लकड़ी लाकर बेचती और जैसे तैसे अपना गुजारा करती। रानी, मैं बहुत किस्मत वाला हूँ कि तुम जैसी बेटी मुझे मिली है, पर मेरी वजह से तुम्हें घर घर जाकर काम करना पड़ता है। पिताजी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मुझे आपके लिए काम करने में कोई दिक्कत नहीं है। पिताजी, मैंने खाना बना दिया है। मैं जंगल जा रही हूँ लकड़ियाँ लाने। आप खाना खा लेना। इतना कहकर रानी जंगल चली जाती है लकड़ियाँ लाने। सुबह से शाम हो जाती है, मगर अभी तक रानी घर नहीं आती है। रामदास को चिंता होने लगती है। शाम हो गई है, अभी तक रानी क्यों नहीं आई? कभी तो इतना वक्त नहीं लगता है। रामदास रानी को ढूंढने निकल पड़ता है। कमजोरी और बीमारी के कारण रास्ते में वो गिर पड़ता है। दूसरी तरफ रानी घर पहुंच जाती है। उसी वक्त राकेश उसी रास्ते से रानी की तलाश में निकला था। तभी उसे रामदास गिरा हुआ दिखता है।
राकेश ने रामदास को उठाकर एक पेड़ के नीचे बिठाता है। अरे काका, आप ठीक तो है ना? आपको क्या हुआ था? आप बेहोश कैसे हो गए थे? बेटा, मैं अपनी बेटी को खोजने निकला था, वो अभी तक घर नहीं आई। तभी पता नहीं रास्ते में मुझे कैसे अचानक चक्कर आ गया और मैं गिर गया। कोई बात नहीं काका, मैं आपको घर तक ले चलता हूँ। राकेश रामदास को अपने साथ घर लेकर जाता है। जैसे ही राकेश रामदास को लेकर झोपड़ी के पास पहुंचता है, वहां रानी को देखकर आश्चर्य होता है और वो रानी को देखकर बहुत खुश होता है। हे ऊपर वाले, तेरा जितना शुक्रिया करूं कम है, मुझे इस लड़की से मिलवा दिया। अगर आज मैं इस काका की मदद नहीं करता तो मुझे ये कभी नहीं मिलती और मुझे मजबूरन भोपा सिंह की लड़की से शादी करनी पड़ती। पिताजी, आप कहाँ चले गए थे? आप ठीक है ना? बेटी, मैं तो तुम्हें ही ढूंढने चला गया था। रास्ते में पता नहीं मुझे क्या हो गया, मैं चक्कर खाकर गिर गया। अगर आज ये सज्जन नहीं होते तो पता नहीं क्या हो जाता। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मेरे पिताजी की मदद की। आपका ये उपकार मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। इसमें उपकार की कोई बात नहीं है, लेकिन आप लोग जंगल में अकेले क्यों रहते हैं? तब रामदास राकेश को अपनी सारी आप बीती बताता है और जमींदार की कारनामा भी बताता है। मोहन के कारखाना में मौत की खबर की बात पर राकेश कहता है, काका, वो कारखाना मेरा ही था। उसमें कुछ तकनीकी खराबी की वजह से आग लग गई थी, लेकिन मैंने मुआवजे के तौर पर सारे परिवार वालों को 5-5 लाख रुपए भेजे थे। क्या आपको वो पैसे नहीं मिले? नहीं बेटा, हमें कोई पैसे नहीं मिले। अगर मिल जाते तो हम यहाँ जंगल में क्यों रहते? ये सुनकर राकेश को बहुत धक्का लगता है और वह कहता है, मगर बाबा, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो अपने आदमी से पूरे पैसे भिजवाए थे। बाबा, लगता है कहीं कुछ गड़बड़ी हुई है, लेकिन आप चिंता मत करिए। मुझे बस 2 दिन का समय दीजिए, मैं आपको आपका पैसा दिलवा कर रहूंगा। दूसरे दिन राकेश उसी कर्मचारी को लेकर आता है और पूछता है, मुझे बताओ कि मेरे भेजे हुए पैसे तुमने इनको क्यों नहीं दिए? नहीं साहब, मैंने वो पैसे इनको नहीं, रामदास नाम के आदमी को दिए हैं। मुझे पता नहीं था कि वो झूठ बोल रहा है। मुझे माफ कर दीजिए साहब। अच्छा ठीक है, तो क्या तुम उस आदमी को पहचान सकते हो जिसको तुमने पैसे दिए थे? हाँ साहब, बिल्कुल मैं उस आदमी को पहचान लूंगा। तुम्हें 2 घंटे का समय देता हूँ। जल्दी से जल्दी उस इंसान का पता लगाओ जिसको तुमने पैसे दिए थे। वो कर्मचारी पूरे गांव में भटकते रहता है और थोड़ी देर बाद वो राकेश के पास आता है और कहता है, साहब, मैंने पता लगा लिया है। उसका नाम रामदास नहीं, भोपा सिंह है और वो इस गांव का जमींदार है। उसने मुझसे झूठ कहा था कि उसका नाम रामदास है और मुझसे सारे पैसे ले लिए। इतना बड़ा धोखा उस जमींदार ने हमें दिया। उससे ऐसी उम्मीद नहीं थी। मेरे बेटे की सारी कमाई ले ली और हमें हमारे ही घर से निकाल दिया। बाबा, आप चिंता मत करिए, मैं सब ठीक कर दूंगा। अब राकेश को सारी बात समझ में आ गई थी। अच्छा, तो ये बात है। भोपा सिंह ने अपनी लड़की की शादी मुझसे कराने के लिए रानी और उसके पिताजी को गांव से बाहर निकाल दिया ताकि मैं उससे मिल ना सकूं। अच्छा, अब मैं देखता हूँ कैसे निपटना है उस जमींदार से। बाबा, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। मैं अब अच्छा सबक सिखाता हूँ उस जमींदार को। अब आप सब मुझ पर छोड़ दीजिए। फिर राकेश अपने आदमी को लेकर जमींदार के घर जाता है। जमींदार राकेश को उसी आदमी के साथ देखकर हक्का बक्का रह जाता है। जमींदार को मानो काटो तो खून ना निकले। तभी वो आदमी कहता है, साहब, ये वही आदमी है जिसने झूठ बोलकर मुझसे पैसे लिए थे। इतना सुनते ही जमींदार के पसीने निकलने लगते हैं और वो कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं करता है। काका,
ये सब आपने किया है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि आपने एक गरीब आदमी के हक का पैसा ले लिया। आपको पता है आपकी वजह से उन लोगों को कितनी परेशानी झेलनी पड़ रही है। और इतना ही नहीं, पूरा पैसा लेकर भी आपका मन नहीं भरा तो आपने उनको उनके ही घर से निकालकर गांव से बाहर भी कर दिया। आपने ऐसा क्यों किया? बोलिए, जवाब दीजिए काका मुझे। राकेश बेटा, मुझे माफ कर दो। मैं पैसों के लालच में आ गया था और अपनी बेटी के मोह में आकर ये सब किया। जब तुमने उस लड़की के बारे में बताया था तभी मैं समझ गया था कि वो लड़की कोई और नहीं, रानी ही है। इसलिए मैंने रानी और उसके पिताजी को गांव से बाहर निकाल दिया ताकि तुम मेरी लड़की से शादी कर लो। मुझे माफ कर दो बेटा, मैं बहक गया था। अब राकेश और उसके पिताजी रानी के घर जाते हैं और उनको सारा पैसा देते हैं और धनी सेठ राकेश के लिए रानी का हाथ मांगते हैं। और अब जमींदार को अपनी गलती का एहसास हो गया और राकेश और रानी की शादी हो गई और दोनों अब अच्छे से रहने लगे।